बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। आज 21 नवंबर 2025 जुम्मे का दिन है। आज की अहम ख़बरों के साथ नाज़रीन आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जो नाज़रीन भारतीय तेजा जहाज़ थे जो मार्केट में इन्होंने लॉन्च किए हैं, दुबई का एयर शो चल रहा है जिसमें पूरी दुनिया के फाइटर जेट जो हैं वो इस टाइम पे मौजूद हैं। आज इस एयर शो का आखिरी दिन था और भारतीय तेजा उसमें तबाह हो गया है, जो आलमी तौर पे भारत के लिए बड़ी शर्मिंदगी है। पाकिस्तान ने जो फ़िज़ाई शिकस्त दी थी उसमें भी कहा जा रहा था कि इनके जो कैप्टन्स हैं, जो पायलट हैं, वो इतने ट्रेंड नहीं हैं, इसीलिए 4.5 जनरेशन के राफेल तबाह हुए। अब एक और सबूत सामने आया कि पूरी दुनिया में उनके तेजाज फाइटर जेट का मजाक उड़ाया जा रहा है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। साथ नाज़रीन बनू में अमन लश्कर पे गुल बहादुर ग्रुप जो टीटीपी का है उसने हमला किया। ये अमन ग्रुप जो है नाज़रीन, ये ऐसा समझे कि ये भी गुट तालिबान है। इनको वहाँ पे ग्रुप बना के हुकूमत सपोर्ट करती है कि आप इनके ख़िलाफ़ लड़ें। लोकल लोग होते मगर ये अपनी हिफाजत तक नहीं कर पाए और गुल बहादुर ग्रुप ने इन पर हमला करके 7 अमन लश्कर के कमांडर्स को हलाक कर दिया। लेकिन मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ा ऑपरेशन किया, इंतहाई कामयाब ऑपरेशन किया और 9 शिद्दत पसंदों को काफ़ी लंबी झड़प के बाद जो है वो हलाक कर दिया। एक बड़ी कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली है। अफ़गान वज़ीर सेहत भारत का दौरा का इम्कान है। 2 वफाकी वज़रा 1 महीने में 2 बार जो हैं वो भारत का दौरा कर चुके हैं। 6 दिन के दौरे पे अब जो हैं उनके वज़ीर तिजारत जो हैं वो इंडिया में मौजूद हैं। नाज़रीन अफ़गान गुलकार जो 400 हैं, जो गाने गाते हैं, सिंगर हैं, इस फील्ड से वाबस्ता हैं, 400 अफ़गान शहरियों ने पेशावर हाई कोर्ट में रिट की है कि हमें छोड़ा जाए। हमारी ज़िंदगी वहाँ पे ख़तरे में है, हम इधर अपना रोज़गार करते हैं और ये वहाँ हमें पे ये रोज़गार के दरवाजे बंद कर देंगे और हमें सख्त सज़ाएँ देंगे। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। साथ नाज़रीन एक और इंतहाई दुख की ख़बर, ये ख़बर सुन के इंतहाई परेशानी हम पाकिस्तानियों को हो रही है। खुदा के लिए अपने बच्चों पे रहम करें, ख्याल करें। और पाकिस्तानी सिक्योरिटी मैं क्या बताऊं कि बॉर्डर पे इसलिए स्मगलिंग होती है कि हमको ये पता नहीं चलता कि हमारे बच्चे जो है वो बॉर्डर के उस पार जो है वो शिफ्ट कर दिए जाते हैं। सियालकोट की 12-13 साल बच्ची को एक अफ़गान शहरी ने, एक अफ़गान महाजिर ने जिसको डिपोर्ट किया जा रहा था, उसने अपने साथ पाकिस्तानी बच्ची को अफ़गानिस्तान के उस पार ले गए हैं। अब 50 लाख तावान का मुतालबा कर रहे हैं और जब तावान की खबर सामने आई तो उस बच्ची को 12-13 साल बच्ची को खड़ा करके उससे बयान दिलवाया गया कि वो अपनी मर्ज़ी से आई है। और ये भला इसे पूछो, हमने कोई ज़बरदस्ती नहीं की इसे, ना हमने किसी अगवा किया हुआ। इसे खुद पूछ लो, ये खुद आई अपनी मर्ज़ी से, मेरे से प्यार कर देती तो मैं इधर अफगानिस्तान आ रहा था, इसने बोला मुझे भी साथ ले जाओ, ये मेरे साथ खुद आई है। ये जी मैं खुद ही आया, मुझसे मोहब्बत करता है। इसमें नाज़रीन डिटेल से बात करते हैं आपके साथ। डिटेल में बात करने से पहले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन एक तो दुबई एयर शो की बड़ी ख़बर है, इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो हमारा पड़ोसी देश है, जो 1947 में उस टाइम पे भी हम एक ही हिंदुस्तान में रहते थे, एक ही भाई थे, हिंदू मुसलमान सिख बुद्धिस्ट सब एक मुल्क में थे। 1947 में हम अलहदा हुए, उनका बड़ा हिस्सा मिला, हमको जो हिस्सा मिला वो ऐसे जगह पे मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान ऐसे तकसीम उसका किया गया कि वो हमसे कभी भी बिछड़ सकता था। अगर इंडिया की जगह पे कोई भी होता तो वो हमसे ले लेता। बहरहाल 54 साल हो गए, बांग्लादेश हमसे बिछड़ चुका है। अब भी एक मुल्क जो आपसे बिछड़ चुका है उसका बॉर्डर आपके साथ नहीं लग रहा। इस तरह की तकसीम हुई थी। बहरहाल जो भी था वो हमारी एक तकसीम थी। इंडिया के साथ हमारी मकबूजा जम्मू कश्मीर पे जंगें हुई। हमारा इख्तिलाफ मकबूजा जम्मू कश्मीर पे ज़्यादा है। उन्होंने हमारे मकबूजा जम्मू कश्मीर में जबर जुल्म बर्बरियत शुरू कर रखी है और वहाँ पे 21,000 से ज़ायद ख़वातीन बेवा हैं। 1,20,000 नौजवानों को अब तक ये शहीद कर चुके हैं। और मुसलसल जब भी कोई धमाका, इस तरह की कोई दहशतगर्दी का रवैया होती है तो मकबूजा जम्मू कश्मीर पे पहाड़ टूट पड़ता है, जुल्म का एक बर्बरियत शुरू हो जाती है। इस रिसेंटली दिल्ली धमाके में भी कश्मीरियों को जो है, सैकड़ों कश्मीरियों को उठाया गया, 15 को जो है वो चार्ज करने लगे हैं। और
इन जंगों के दौरान जो हमारी आखिरी जंग थी अभी लास्ट मई में 6 माह पहले, जो पाकिस्तान ने पूरी दुनिया कह रही है, बल्कि मैं वो पूरी दुनिया का या हम जीते या वो जीते मैं वो वर्ड भी काट देता हूँ। कांग्रेस की जो कल की रिपोर्ट शाया हुई है उसमें अभी इंडिया में भी बहस चल रही है कि पाकिस्तान ने ये जंग जीती है और वहाँ पे बिल्कुल मातम है कि इतनी बड़ी आर्मी, दुनिया की चौथी बड़ी फ़िज़ाइया को शिकस्त पाकिस्तान ने दे दी है और दुनिया भी मान रही है और अब ठप्पा भी लग गया है। अब उनकी फ़िज़ाइया का नाजरीन ये हाल है कि दुबई का जो एयर शो था उसमें दुनिया भर के फ़ाइटर जेट थे। Su-57 था जो दुनिया का बेहतरीन 5th जनरेशन का फ़ाइटर जेट है। F-35 जो अमेरिका का है वो लाइट वेट वाला, वो भी बीच में था। इस तरह पाकिस्तान की तरफ से जो पाकिस्तान के अपने तैयार करदा हैं वो थे JF-17 ब्लॉक 3, पाकिस्तान ने बीच में वो शामिल किए हुए थे। मुत्तहिदा अरब अमारात के और दीगर ममालिक के जो एक मेराज तैयारे थे वो भी बीच में थे, और फ्रांस के राफेल जो फ्रांस ने बनाए हैं उनके राफेल उसमें शामिल थे। भारत ने बीच में तेजा को शामिल किया था रिसेंटली, जो तेजा पे ये 10-15 साल से 20 साल से काम कर रहे हैं और उसके लिए प्रॉपर इंजन उनको नहीं मिल रहे थे। बहरहाल उन्होंने तैयार करके मार्केट में लॉन्च करके और ये दावे भी कर दिए कि 1-2 ममालिक हमसे ख़रीदना भी जा रहे हैं। बहरहाल किसी एक मुल्क ने अब तक तेजा को नहीं ख़रीदा। तेजा का आज ये हाल है कि ये एयर शो 17 को शुरू हुआ, 21 को ख़त्म होना था। आज ही शो ख़त्म होने वाला था और भारत का जो कल एक फ़ोटो आई थी कि उनके तेजस जो हैं वो लीक हो गए। एयर शो के दौरान ही बता दिया गया था। फ़ोटो हर बंदा बड़ा ध्यान देता है, फ़ाइटर जेट को बड़ी करीब से देखता है। इंडिया के लोग, इंडिया की एयरफोर्स पाकिस्तान के JF-17 ब्लॉक 3 के साथ फ़ोटो निकालते रहे। तमाम तर जितने भी है एक दूसरे के साथ ममालिक जो है वो मिलते रहे। जो फ़िज़ाइया से ताल्लुक़ थे उनके फ़ाइटर जेट थे। इस दौरान ये नोट किया गया कि उनके तेजा के नीचे जो है वो लीकेज है, मगर फिर उन्होंने इग्नोर कर दिया कि ये इतना बड़ा इशू नहीं था। आज दुबई के एयर शो में उनका तेजा जो है, जो लैंडिंग के समय, लैंडिंग के टाइम पे वो तबाह हो गया। उसकी फ़ोटोज़ आप देख सकते हैं। एक अब पूरा एक सिलसिला शुरू हो गया, इतनी वीडियोज़ आ गई। तो उनकी आर्मी अब मुकम्मल तौर पर जो उनसे तो कोई भी फ़ाइटर जेट नहीं लेगा इंडिया से, ये तो पक्का हो गया। जो पाकिस्तान ने शिकस्त दी पूरी दुनिया ने देखी। अब उनका ये तेजा जो है एयर शो में एक ऐसे फाइटर जेट को लोग देख रहे हैं पूरी दुनिया, तो ये 10 साल, 15 साल, 20 साल में भी अपनी इज्जत बहाल नहीं कर पाएंगे। इतना बड़ा दचका जो है अब पाकिस्तान ने जो जंग में फ़िज़ाइया में इनको शिकस्त दी उसके बाद ये एक बड़ा दचका उनको लगा है और आलमी तौर पर इनकी शर्मिंदगी हुई है। नाज़रीन, बनू में अमन लश्कर, गुट तालिबान, बैठ तालिबान फिर होना तो नहीं चाहिए था। बहरहाल वहाँ पे अमन लोगों को अब गुट तालिबान कहा जा रहा है, अमन कमेटियाँ बनाई जा रही हैं, लोकल लोगों को बताया जा रहा है कि आप इनके ख़िलाफ़ खड़े हों, मगर फिर उनकी प्रोटेक्शन भी उस तरह होनी चाहिए। उनकी प्रॉपर प्रोटेक्शन थी नहीं। अगर उनकी प्रोटेक्शन होती तो हाफिज़ुल बहादुर ग्रुप का ये ग्रुप ना आता और बनू हुवैद में जो अमन कमेटी है उसके दफ्तर पर हमला ना करता। कमांडर जलील और कादर ग्रुप पर ये हाफिज़ुल बहादुर ग्रुप ने हमला किया और इसमें उनके जो डिप्टी कमांडर थे उसामा, कामरान, मोहम्मद नियाज़, वलीउल्लाह, सफ़ियान, नोमान, इनको हलाक कर दिया। काफ़ी देर ये फायरिंग जारी रही, मगर बीच में 7 अफराद को जो सिविलियन कह सकते हैं उनको हलाक किया है। एक और ऑपरेशन में नाज़रीन लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटेलिजेंस बेस्ड मालूमात पे एक बड़ा ऑपरेशन किया है। जो लकी मरवत का इलाका है पहाड़ खेल, यहाँ पे सिक्योरिटी और शेरी खेल, यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने इन इलाकों में TTP का मुहासरा किया, इनको घेरा और इनके साथ झड़प हुई और उस झड़प में 9 शिद्दत पसंद दहशतगर्द TTP के जो है वो हलाक कर दिए गए हैं। यहाँ बड़ी कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली है। साथ नाज़रीन बात करते हैं जो 400 पाकिस्तान में जो गुलकार हैं जो भागे आए हैं अफ़गानिस्तान से, जो अफ़गान तालिबान की काबुल में 2021 में हुकूमत बनी, तो ये जितने भी सिंगर थे, गुलकार थे, ड्रामों में काम करते थे, वो सारे ज़्यादातर पाकिस्तान आ गए क्योंकि उनके पास दीगर ममालिक की वीज़े जिनके पास थे वो तो चले गए। बाकियों का आना तो तय था पाकिस्तान, चाहे वो लीगल है चाहे वो इलीगल है। अब यहाँ पे इनको ख़तरा है, वाकई इनको ख़तरा है। और तालिबान ने ऐलान कर दिया कि हमने सबको माफ़ कर दिया, मगर इनका रोज़ी अब ये हराम है हलाल है, मगर इनकी रोज़ी इसी से है। इन्होंने पेशावर हाई कोर्ट में रिट की है कि हमें पाकिस्तान में रहने दिया जाए, पेशावर में हमें रहने दिया जाए, हमें वहाँ पे जान का ख़तरा है, वहाँ पे तालिबान के यहाँ हमारा रोज़गार नहीं होगा और हम जाएंगे तो हमारी ज़िंदगी वहाँ पे ख़तरे में बन जाएंगी, हमारी बच्चियाँ हमारे साथ हैं।
فیملیز ہیں، وہاں پہ پڑھائی نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے۔ بہرحال انہوں نے ایک درخواست کی، اب دیکھتے ہیں اس کو کیا فیصلہ کرتا ہے۔ ساتھ ناظرین، جو سب سے اہم اور پریشان کن خبر ہے، سیالکوٹ سے 22 دن پہلے ایک بچی کا اغوا ہوتا ہے جس کی عمر 12 سال 13 سال بتائی جاتی ہے۔ اس بچی کو افغان مہاجرین کا یہ جو نکال رہا تھا، بے دخلی کی جا رہی تھی ان کی پنجاب سے، تو ان کو ایک سیالکوٹ کی بچی کو بھی ساتھ اپنے لے گئے، اور 22 دن سے یہ والدین جو ہے وہ بچی کے لیے در بدر گھومتے پھرتے رہے۔ اب 12 سال کی کیا بچی ہوگی یار، 12-13 سال کی یار۔ اس بچی کو اٹھا کے افغان مہاجرین اپنے ٹرک میں بھولا پہ اسلا کے اپنے ساتھ افغان بارڈر پار کرا دیے۔ اب لگتا ہے بہلا پسلا کی کیا ہوا ہے، نشہ دے کی کیا ہوا ہے، زبردستی لے کے گئے ہیں کہ یہ ہماری بچی ہے، اس پار کرا دیا گیا۔ اور یہاں پہ والدین پریشان ہیں، انہوں نے 50 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا۔ اب وہاں سے ویڈیو جاری کی گئی ہے اس بچی کی، اور یہ ویڈیو آپ خود دیکھ لیں کہ میں اپنی مرضی سے آئی ہوں، اور وہ لڑکا کہتا ہے کہ یہ مجھ سے محبت کرتی تھی۔ یار 12 سال کی بچی، 13 سال کی، خدا کا خوف کرو۔ انتہائی نالائق حکومت تھی پنجاب حکومت کی۔ پنجاب حکومت خواتین کے معاملے میں جو سب سے بہترین کام کر رہی تھی، وہ نیفے میں پستول چل گئی۔ جو سب سے بہترین کام پنجاب حکومت کا میں نے دیکھا ہے وہ یہی ہے۔ مگر کیسے ایک پاکستان کی بچی کو پنجاب سے باہر لے کے جایا گیا، اس کے بعد بارڈر سے کیسے پار کرایا گیا؟ آپ دوسرے ممالک کی کوئی ایک ایگزامپل مجھے دے کہ وہاں سے بچے آپ جو ہیں وہ اس طرح بارڈر کے تھرو جو ہے وہ آپ اس کو لے کے جا سکیں۔ پنجاب سے بھی اس کو نکال لیا گیا، سیالکوٹ جیسے شہر سے، پھر اتنی چیک پوائنٹیں ہیں، اتنی چیک پوسٹیں ہیں، پھر اس کے بعد بارڈر پہ کیا ہو رہا ہے؟ بارڈر پہ ہمارا کوئی سسٹم نہیں ہے کہ ایک بندہ بول کہ یہ تو انہوں نے پتہ نہیں کتنے بچے پاکستان کے ساتھ اپنے ساتھ لے کے گئے ہوں گے، ہماری بچیاں کتنی لے کے گئے ہوں گے، اس کا مطلب ہے ہمارے پاس کوئی ریکارڈ ہے نہیں۔ تو بہت ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، ان کے والدین پہ کیا گزر رہی ہے۔ 12 سال کی بچی نے وہاں سے بیان دے دیا ہے، وہ بیان بھی لگ نہیں رہا کہ وہ اپنی مرضی سے دے رہی ہے۔ ایک جگہ پہ کھڑا کر کے وہ لڑکا ساتھ کھڑا ہے، پیچھے طالبان ہوں گے، اس کو کہہ دیا ہوگا ڈرا دھمکا کے کہ آپ ایسے بولے۔ نابالغ بچی کو آپ لے کے گئے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ مجھے پسند کرتا تھا، یہ اپنی مرضی سے آئی ہے کہ مجھے افغانستان لے کے جاؤ۔ ہماری سیکیورٹی فورسز جو ہے انہوں نے بھی حد کر دی ہے ایسے معاملات میں، اور پنجاب پولیس اور والدین نے اسپیشل اپنے بچوں کی کیئر کریں کہ 12 سالہ 11 سالہ بچی، 13 سالہ بچی فون پہ کس سے بات کر رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا ہے، پڑوس میں کون ہے، یہ آپ کو بڑا خیال کرنا پڑے گا۔ اب وہاں پہ اگر یہ بچی وہاں پہ کیا کیا اس کے ساتھ نہیں ہوتا ہوگا یار، ایک نابالغ بچی ہے 12-13 سال کی۔ تو انتہائی دکھ ہوا ایسی خبروں پہ۔ ناظرین، آگے جا کے جو ایران نے کارروائی کی ہے افغان شہریوں کے خلاف، اور مزید جو ہے وہ 30,000 افغان شہریوں کو ایک دن میں بے دخل کیا ہے۔ کل پاکستان نے 10,000 افغان شہریوں کو مختلف کراسنگ سے جو پاکستان میں افغان غیر قانونی طور پہ موجود تھے ان کو بے دخل کیا ہے، اور وہاں پہ ایران میں سختی شروع ہو گئی ہے افغان شہریوں کے خلاف، ان کو بے دخل کیا جا رہا ہے۔ افغانستان کے وزیر صحت جو ہیں آنے والے ہفتے میں وہ دورہ کرنا جا رہے ہیں، ان کی ادویات کے حوالے سے، چونکہ پاکستان سے وہ تعلقات تمام تر ختم ہو گئے، اور انہوں نے اب بھارت سے تجارت شروع کر دی ہے تھرو چابہار پورٹ۔ ادویات کچھ بائی ایئر آئیں گی، کچھ تاجکستان تک آئیں گی، کچھ ازبکستان سے مال آئے گا، اور یہ انہوں نے ایک ایسا فیصلہ لے لیا ہے جس پہ ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ یہ اتنا آسان ہے نہیں، کیونکہ طالبان سارے پڑھے لکھے ہیں نہیں، موسٹلی 80-90%۔ مسئلہ یہ آ رہا ہے صرف دین کی تعلیم ان کے پاس ہے، اس بنا پہ وہ فیصلے کر رہے ہیں۔ دین کے ساتھ دنیائی تعلیم انتہائی ضروری ہے، دین کی تعلیم سے کوئی انکار نہیں ہے۔ ہمارے سر کے تاج ہیں جو دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں، جو علماء کرام ہیں، جو شیخ الحدیث ہیں، وہ ہمارے سر کے تاج ہیں۔ اور ساتھ یہ نئی جنریشن کے لیے بولنا چاہتا ہوں کہ جو بھی نئی جنریشن ہے، اور اسپیشلی والدین، اپنے بچوں کو دنیائی تعلیم پڑھانے کے ساتھ ساتھ آخرت کی تعلیم، دینی تعلیم پڑھائیں، مگر کمپلسری رکھیں کہ اس کی دنیائی تعلیمی ضرور ہو۔ دنیائی تعلیم نہیں ہوگی تو ان بچوں کو پھر آسانی سے انتہا پسندی، دہشت گردی کی طرف راغب کیا جا سکتا ہے۔ ہم شروع سے ہی الحمدللہ 5 میرے بچے ہیں، تمام نے قرآن پاک جو ہے وہ
5 دفعہ 4 دفعہ جو ہے وہ ناظرے پہ ختم کیا ہے۔ 1-2 بچوں نے جو ہے وہ 4 اور 5 پارے جو ہے وہ بھی حفظ کیے ہوئے ہیں۔ دینی تعلیم انتہائی ضروری ہے، مگر جو طریقہ پاکستان میں چل رہا ہے اس میں انتہا پسندی بڑھ رہی ہے، اس میں اسپیشل کیئر کرنا پڑے گا۔ بچے کی ایکٹیویٹیز پہ بچوں کو آپ نے تربیت جو دینی ہے، پہلے وہ جاتا ہے اگر اسکول جاتا ہے، پھر واپس آ کے دوپہر سے پیر کو اگر وہ مدرسے جاتا ہے تو کم از کم اس کو آئیڈیا ہوتا ہے، اس کا ذہن بن پاتا ہے کہ اسکول میں کیا سکھایا جا رہا ہے اور مدارس میں کیا ہوتا ہے۔ بول چال میں بڑا فرق ہوتا ہے، اور دین کے معاملات میں آگے جا کے اگر وہ تبلیغ میں جاتا ہے، دنیا کی تبلیغ کرتا ہے، جو ہمارے آخری نبی نے جو تبلیغ کی دعوت دی تھی، اور تبلیغ کا کام جو ہے وہ بند نہیں ہوتا، ہر انسان پہ تبلیغ جو ہے وہ لازم ہے۔ یہ ہمارا کام ہے بطور مومن کہ ہم اپنے غیر مسلم بھائیوں کو دین کی طرف راغب کریں۔ اب تو انبیاء کرام نہیں آئیں گے، یہ کام خدا نے ہم سے ہی لینا ہے۔ اگر ہم سے ہی یہ کام لینا ہے تو اگر ہمارے پاس مختلف زبانیں ہمیں آتی ہوں اور دنیا کی تمام تر ایجوکیشن ہمارے پاس ہو، بہترین تعلیم ہمارے پاس ہو، تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس کا اثر کیا ہوگا۔ کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے، ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔